जय श्री राम। आइए आइए कुछ विचार विमर्श करते हैं आज राष्ट्र के बारे में। तो देखिए, वास्तविकता ये है कि इस भौतिक जगत में न कोई निम्न है, न कोई श्रेष्ठ है, न कोई अच्छा है, न कोई बुरा है। संसार में मानव की तो बात छोड़ दो, पशु पक्षी तक में कोई अंतर नहीं है। सबकी अपनी अपनी उपलब्धि है, सबका अपना अपना सफर है। जैसे बहुत से लोग एक गंतव्य के लिए चलते हैं, तो कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है, कोई मध्य में होता है। तो जो आगे होता है वो किसी स्थान पर पहुंचा हुआ होता है, जो मध्य में होता है वो किसी अन्य स्थान पर पहुंचा हुआ होता है, और जो पीछे होता है वो किसी अन्य स्थान पर पहुंचा हुआ होता है। तो इसी तरह से इन जीवात्माओं की जो यात्रा चल रही है, तो एक कृमि से प्रारंभ हुई है, कोई पशु योनि तक पहुंचा है, कोई पक्षी योनि तक पहुंचा है, कोई कीट पतंगा की योनि तक पहुंचा है, कोई मानव योनि तक पहुंचा है, और मानव योनि में कोई अभी अभी पदार्पण किया है, कोई 2-4 बार मानव योनि को धारण करके यहाँ आया है। यहाँ की सभ्यता, संस्कार, आचार विचार, मानवता का अध्ययन करता रहा है, उसके संस्कारों में वो चीज संचित होती रही है। तो जो अन्य योनियों से अभी अभी मानव योनि में आए हुए हैं वो थोड़ा कम जागरूक है, और जो 2-4 बार इस धराधाम में आए हैं, गए हैं, मानवता की मर्यादा को समझे हैं, संसार की वास्तविकता को जाने समझे हैं, वो थोड़ा अधिक जागरूक दिख रहे हैं। तो इस तरह से सारे संसार के जीवों की स्थिति है। लेकिन इस संसार में जीव बड़े छली कपटी हो गए, भौतिकता के कलबस से इतने ग्रसित हो गए हैं कि उनकी निर्मलता नष्ट हो चुकी है, उनकी दिव्यता नष्ट हो चुकी है, और वो दुर्गुणों के प्रभाव में रमण करने की वजह से वो सज्जन की जगह दुर्जन बन गए, और इस संसार के अंदर सज्जनता का कार्य नहीं कर रहे हैं, सत्कर्म नहीं कर रहे हैं। दुर्गुण धारण करने की वजह से वो दुर्पथगामी बनकर के दुष्कर्म करने में प्रवृत्त हो गए। तो इस तरह से संसार में जीवों की स्थिति है। मैं कभी इस राजनीति के बारे में, लोगों की धारणा के बारे में बात नहीं करता हूं।
मैं सदैव जीवों के उत्थान के बारे में बात करता हूँ, सच्ची मानवता के बारे में बात करता हूँ और उनके जीवन को सफल बनाने की बारे में बात करता हूँ। लेकिन इसी राष्ट्र में मैं भी रहता हूँ, इसी राष्ट्र से हमारा भी शुभ और अशुभ जुड़ा हुआ है। तो अगर लोग गलत दिशा में जा रहे हैं तो उन्हें रोकना, उन्हें समझाना, उन्हें बताना एक भारतवर्ष की एक इकाई होने की वजह से मेरा भी कर्तव्य बनता है। तो देखिए, भारतवर्ष 1947 में कहने के लिए आजाद हुआ, जबकि आजाद नहीं हुआ लेकिन एक तरह से कहने के लिए आजाद हो गया। और एयू डोम नाम का वो जो अंग्रेज जिसके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई, वो निस्संदेह विदेशी व्यक्ति था। और जब यहाँ उपद्रव होना लगा, जब वो समझ लिया कि यहाँ शासन करना अभी बहुत मुश्किल हो गया है, यहाँ के लोग जागरूक हो गए हैं, तो वो एक पार्टी को बना करके डायरेक्ट शासन न करके इनडायरेक्ट शासन करने का प्रयास किया। और इसी प्रयास में वो कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना करके वो अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को पार्टी की कमान सौंपना चाह रहा था। तो जैसा कि चुनाव के हिसाब से भारत के पहले प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल को बनाना था, उसमें तो दूर दूर तक नेहरू का नामो निशान नहीं था। उनके पक्ष में कोई अपनी सहमति ही नहीं व्यक्त किया था। बहुत बड़ी संख्या में वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग अपना मत व्यक्त किए थे। उसके बावजूद भी जबरन अन्यायपूर्वक उनको दरकिनार कर करके नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। षड्यंत्र तो स्वतंत्रता की जड़ से ही प्रारंभ हो गया था। अब ठीक है, नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। निस्संदेह ये कहा जा सकता है कि नेहरू जो थे वो अंग्रेजों के बहुत नजदीक थे, अंग्रेजों के इशारे पर ही कार्य करते थे। अंग्रेजों की हाँ हुजूरी करते करते वो अंग्रेजों के सबसे प्रिय व्यक्ति बन गए थे। तो इस तरह से नेहरू के अंदर राजा के गुण तो थे नहीं, एक शासक के गुण तो थे नहीं। उनके अंदर तो कुछ शकुनी जैसा गुण था, परामर्श देने का, भेद बताने का, वगैरह वगैरह, यही गुण था। अब उनको संयोगात
राष्ट्र का प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो देखिए, हम हो या आप हो, आपके पास जो चीज की समझदारी अधिक है आप उसी में रमण करेंगे। हमारे पास जिस चीज की अधिक समझदारी है हम उसी में रमण करेंगे। जिस चीज की समझदारी हमारे पास नहीं है हम उसमें रमण कर भी कैसे सकते हैं, क्योंकि उसका अनुभव ही नहीं है हमारे पास। तो इस तरह से नेहरू को एक शकुनी शकुनी क्या था आप स्वयं महसूस कर सकते हो। तो जो शकुनी के स्वभाव का, जो शकुनी के गुण धर्म वाला व्यक्ति है, अगर उसको उठा करके धृतराष्ट्र के पद पर बैठा दिया जाए तो वो क्या कुछ करेगा, इसका अनुमान स्वयं आप लगा सकते हो। तो ठीक उसी तरह का कार्य भारत में भी हुआ। जब अंग्रेज यहां से चले गए तो वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री न बना करके सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री न बना करके नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। जिस नेहरू में एक शासक का गुणधर्म था ही नहीं उन्हें शासक बना दिया गया। और वहीं से भारतवर्ष के दुर्भाग्य का उदय हो गया। आप स्वयं अनुमान लगाइए, 1947 से लेकर के 2014 तक अक्सर कांग्रेसियों का ही राज रहा। कभी भी इस शासक के रूप में प्रस्तुत हुए, कभी भी शासक के रूप में ये लोग भारतवर्ष का कार्यभार संभाला। नेहरू से लेकर के और मनमोहन सिंह तक इतने दिनों के कार्यकाल में भारतवर्ष में कोई शासक था ही नहीं। केवल चाटुकारों का शासन चला और चाटुकारों का शासन से राष्ट्र का भला कैसे हो सकता है। एक राजा के लिए उसके राज्य की प्रजा उसकी संतान होती है। राज्य की हर प्रजा को एक समान देखना हर राजा का परम कर्तव्य होता है। अब राजा ही प्रजा के अंदर घुस करके चुगली चाटी करने लगे, उतार चढ़ाव का बर्ताव करने लगे, एक को उठाने लगे, एक का दमन करने लगे, ये राजा का गुणधर्म हो सकता है क्या? लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा ही होता रहा। 1947 से लेकर के 2014 तक भारतवर्ष में केवल अंग्रेजों द्वारा सिखाई गई नीति ही चलती रही। फूट डालो और राज करो, यही नीति चलती रही। और इसी वजह से भारतवर्ष के अंदर तमाम तरह की विषमताएं आ गई, तमाम तरह के मतभेद उत्पन्न हो गए, तमाम तरह के अनीति अधर्म का अभ्युदय हुआ और तमाम तरह के उपद्रव होते रहे।
और एक भाई दूसरे भाई से दूर होता गया। इस तरह से भारतवर्ष के लोग अनेकों टुकड़े में विभाजित हो गए। हिंदू मुसलमान की तो बात छोड़ो, हिंदू मुसलमान की तो सोच अलग है, रहन सहन अलग है, विचार अलग है, आचरण अलग है। क्योंकि वो कल हिंदू थे, लेकिन उन्हें हिंदू धर्म से मजबूर करके उन्हें किसी अन्य धर्म में प्रवेश करा दिया गया और ऐसी ऐसी दुर्लतों में उन्हें फंसा दिया गया कि उनका निकल पाना बहुत मुश्किल हो गया। उन्हें विपरीत दिशा में चलने के लिए प्रेरित कर दिया गया। वो मुख्य धारा में बहने की बजाय विपरीत धारा की तरफ बहने लगे। तो उनकी अपनी इच्छा है, उनकी अपनी सूझबूझ है, उनके हिसाब से वही उचित है, इसलिए वो ऐसा चल रहे हैं, उसकी बात नहीं है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्नम, हर किसी का अपना अपना विचार है और हर कोई अपने आप में स्वतंत्र है, किसी भी तरह भी जीविकोपार्जन कर सकता है। हर एक का अपना हानि है और अपना लाभ है। लेकिन लगभग 70 सालों तक कांग्रेस का शासन भारतवर्ष में चला और ये भारत 70 वर्षों तक शासक विहीन रहा, जिसके अंदर शासक का गुणधर्म था ही नहीं, जो अंग्रेजों का मुखबिर था, चाटुकारिता करने वाला व्यक्ति था। वो बिल्ली के भाग से शिकहर टूटा और उसे वो स्थान प्राप्त हो गया, लेकिन वो प्रारंभ से लेकर के अंत तक राष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, राष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, एक तरह से राष्ट्र को गर्त में मिला दिया। अगर कांग्रेस के अंदर योग्यता होती, सामर्थ्य होती, क्षमता होती, तो वो भी एक सच्चे शासक की तरह देश चला सकते थे, स्वाभिमान पूर्वक देश को आगे लेकर के चल सकते थे। लेकिन अपने स्वाभिमान को बेच करके, किसी का पिछलग्गू बन करके जो जीविकोपार्जन करता है, उसके अंदर स्वाभिमानी पने का सामर्थ्य नहीं होता है और उसी सामर्थ्य की वजह से कांग्रेस इतने दिनों तक शासन करते हुए कभी शासक नहीं बन पाई और देश को अधः गर्त में गिराती रही। ऐसा क्या हुआ? 70 सालों तक देश रसातल में पहुंचा दिया और एक दूसरा शासक मात्र 10 वर्ष में सारे नुकसान की भरपाई करके 10 वर्ष में भारत को
उठा करके खड़ा कर दिया। जो भारत गिरा हुआ था, विश्व के पैरों तले कुचला जा रहा था, 70 सालों तक कुचला जाता रहा, उसी भारत को मात्र 10 वर्ष के अंदर किसी शासक के द्वारा पुनः खड़ा करके एक मान सम्मान स्वाभिमान से युक्त मानव बना दिया गया। स्वयं स्वयं विचार कीजिए कि क्या वजह थी जो 70 सालों तक वो उठ नहीं पाया, पैरों तले कुचला ही जाता रहा। और क्या वजह है जो 10 वर्ष के अंदर और पुनः अपने पैरों पर खड़ा हुआ और एक योद्धा बनकर के पूरे विश्व को ललकार दिया। और आज पूरे विश्व की ये सामर्थ्य नहीं है कि उस योद्धा के सामने आकर के किसी तरह की अपनी दुर्भावना व्यक्त कर सके। और जो दुर्भावना व्यक्त करने की कोशिश करते भी हैं, उन्हें ब्याज सहित मोल चुकाना पड़ता है। भारत की सामर्थ्य, भारत की शक्ति, भारत का प्रभुत्व आज पूरा विश्व जान रहा है। तो देखिए, जो संविधान है, भारत का जो संविधान बनाया गया है, वो संविधान अपनी जगह बिल्कुल सही है। संविधान में किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है। अगर संविधान से देश को चलाया गया तो देश के अंदर किसी तरह की कोई विकृति आना संभव ही नहीं है। ये भारतवर्ष के अंदर विकृति क्यों आई है, उसकी मूल वजह को समझो। देश संविधान से चलना चाहिए, तभी देश सुचारू रूप से चल सकता है। लेकिन संविधान को एक मूर्त रूप बना करके एक किनारे रख दिया गया, उसे एक स्टेचू बना करके एक प्रतीक के रूप में छोड़ दिया गया। संविधान की धाराओं के तहत भारतवर्ष में कोई कार्य हुआ ही नहीं। संविधान को कभी अपने प्रयोग में लाया ही नहीं गया। और कांग्रेस के राज्य में अपनी विधायिका द्वारा संविधान के इतर मनमाने ढंग से, त्रुटिपूर्ण ढंग से कई दर्जन ऐसे कानून बना दिए गए जो रोजमर्रा की जिंदगी में आवश्यक आने वाले थे। संविधान की धाराएं तो दरकिनार कर दी गई, लेकिन कांग्रेस के द्वारा 65-70 सालों के अंदर इतने नियम, इतने कानून, इतने बिल पास करके, इस तरह के त्रुटिपूर्ण बिल पास करके देश में लागू कर दिए गए, जो संविधान निर्माताओं के हिसाब से बिल्कुल विपरीत है। संविधान में जो धाराएं बनाई गई हैं, जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो आचार विचार उसमें रखे गए हैं, उस समानता की दृष्टि से संविधान सारे
देशवासियों को एक नजर से देखने वाला विधान होता है, समान रूप से देखने वाला विधान होता है, उसे ही संविधान कहा जाता है। लेकिन संविधान के हिसाब से देश चला ही नहीं। कांग्रेस द्वारा कई दर्जन विधान का निर्माण कर दिया गया, जो कि पूर्णतः त्रुटिपूर्ण, अनुपयुक्त, अनाचारी, आज उन्हीं कानूनों की वजह से देश के अंदर उथला पथल मची हुई है। और आज कांग्रेस के सुप्रीमो जो ये बार बार कहते हुए फिर रहे हैं कि अगर भाजपा तीसरी बार सरकार में आई तो वो संविधान को बदल देगी। लेकिन यहां भी उनके द्वारा झूठ बोला जा रहा है। संविधान तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा सोच समझकर बनाया गया विधान है। बाबा साहेब आम्बेडकर, और बहुत सारे उस समय के बुद्धिजीवी लोग बैठ करके हर पहलू को सोच करके समझ करके बहुत अच्छे तरीके से संविधान का निर्माण किए। संविधान को बदलने की कभी कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगर आवश्यकता है तो कांग्रेस द्वारा बनाए गए कई दर्जन विधानों को समाप्त करने की आवश्यकता है। कांग्रेस द्वारा बनाए गए जितने भी बिल बना बना करके पारित किए गए हैं त्रुटिपूर्ण, कांग्रेस द्वारा बनाए गए विधानों को निरस्त करने की सख्त आवश्यकता है। ये कांग्रेस के द्वारा बनाए गए विधान देश को जलाकर राख कर देंगे। ये अन्यायपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है। आप ही विचार कीजिए, आपके घर में 4 भाई हैं और घर का मुखिया अगर चारों बेटों को एक निगाह से देख रहा है तब तो अपने पिता के कर्तव्य को सही रूप से निभा रहा है। लेकिन यदि वो 3 बेटों की उपेक्षा करके किसी एक बेटे के ऊपर विशेष प्रेम लगा करके ऐसा अधिकार उस बेटे को प्रदान कर दे कि वो जब चाहे वो तीनों के ऊपर हावी हो सकता है। नियम तो ये है कि चारों एक समान हैं, लेकिन अगर पिता के द्वारा एक को विशेष रूप से अधिकार दे दिया जाए और उसे ये कह दिया जाए कि मैं ये अधिकार दे रहा हूं कि तुम अपने तीनों भाइयों की जगह, जमीन, जायदाद जब चाहो तब तुम उसे हड़प सकते हो, अपना बना सकते हो। तो क्या ये 3 भाइयों को अच्छा लगेगा क्या? और क्या ये न्यायोचित होगा क्या? क्या इसमें किसी तरह नैतिक पारदर्शिता अवलोकित हो रही है क्या? तो ठीक वही कार्य तो कांग्रेस भी किया है। कांग्रेस भी तो
एक विशेष वर्ग को ऐसा कानून बना करके दे दिया है। एक कानून नहीं, कई दर्जनों ऐसा कानून बना करके दे दिया है कि वो हर तरह से स्वच्छंद है, हर तरह से कुछ भी करने के लिए आजाद हैं। और एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बोलना भी अन्यायपूर्ण है। ये तो वही बात हो गई कि एक तरफ 1,00,000 लोग हैं और एक तरफ 1,000 लोग हैं। और जिसके शासनकाल में ये 1,00,000 1,000 लोग निवास कर रहे हैं, उस शासक द्वारा 1,00,000 लोगों को रस्सी से हाथ पैर को बांध दिया जाए और 1,000 लोगों के हाथ में कुल्हाड़ी हथियार थमा दिया जाए और ये कह दिया जाए कि तुम्हें जिससे भी ईर्ष्या द्वेष है, जिससे भी मिटाना चाहते हो, तुम उसे अपने हथियारों द्वारा मिटा दो। तो 1,000 लोग 1,00,000 लोगों के ऊपर क्यों नहीं हावी होंगे? संख्या में तो वो 1,00,000 हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। वो एक स्वयं की मदद नहीं कर सकते, दूसरे की तो बात छोड़ दो। और जो 1,000 लोग हैं उनके हाथ खुले हुए हैं, ऊपर से उनके हाथ में हथियार भी है। जो भी कहेगा कि मुझे आजाद करो, इस रस्सी को खोलो, उसे वो अपना शिकार बना सकते हैं। इस तरह से 1,00,000 लोगों पर 1,000 लोग आसानी से राज कर सकते हैं। तो क्या ये न्यायोचित होगा? क्या यही इसी को मानवता कहा जा सकता है? तो ठीक उसी तरह का दुष्कृत्य तो कांग्रेस के द्वारा भी किया गया है। आज 2.5 और 1.5 का मोर्चा चल रहा है। भारतवर्ष के अंदर 2.5 और 1.5 का मोर्चा चल रहा है। एक तरफ 2.5 का मोर्चा है और एक तरफ 1.5 का मोर्चा है। कांग्रेस 70 सालों तक विदेशियों की चाटुकारिता करती रही है, जिसे आज भी देखा जा सकता है, आज भी जाना जा सकता है उसके कृत्यों द्वारा। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। पाकिस्तान जो भारत का घोर विरोधी देश है, वो भी कांग्रेस का मित्र है। चीन जो भारत का घोर विरोधी है, वो भी कांग्रेस का मित्र है। बहुत सारे पश्चिमी देश जो भारत से निरंतर लाभ लेते रहे, वो भी कांग्रेस के समर्थक हैं। उन लोगों से भी कांग्रेस का जो है मैत्री भाव सबल है। तो इस तरह से आज कांग्रेस भले ही सत्ता से बाहर है, लेकिन कांग्रेस के साथ आज तक मिले सुर हमारा तुम्हारा, मिले सुर हमारा तुम्हारा मिलाकर के जो भारत के चारों स्तंभ कार्य कर रहे थे, उन चारों स्तंभों में भरपूर विकृति आ चुकी है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, ये चारों
मिल करके पूरे देश में नैतिकता को समाप्त करके अनैतिकताचारी राज्य किया करते थे। और पूरे देश का शोषण करते हुए अपनी हुकूमतशाही कर रहे थे। संयोगात समय का करवट बदला, सत्ता बदली, आज कांग्रेस का शासनकाल छिन गया, आज सत्ता में भाजपा काबिज हो गई। आज भाजपा सत्ता में तो है, कुछ राष्ट्रवादी विधायिका में भाजपा का शासन है, लेकिन कार्यपालिका, न्यायपालिका आज भी स्वेच्छाचारी ढंग से ही अपने ही हिसाब से चल रही है। उन्हें कांग्रेस सूट करती थी, लेकिन भाजपा नहीं सूट कर रही है। और जो मीडिया है, वो मीडिया भी दो दलों में बंट गया है। एक राष्ट्रद्रोही मीडिया और एक राष्ट्रवादी मीडिया। इस तरह से मीडिया दो भागों में बंट गई है। आधा भाग भाजपा के साथ है और आधा भाग पुरानी व्यवस्था के साथ है। तो इस तरह से आज भले ही कांग्रेस सत्ता से बेदखल है, लेकिन आज भी देश की आधी मीडिया, कार्यपालिका, न्यायपालिका उसी का अनुकरण, उसी का अनुसरण करते हुए चलती हुई दिख रही है। और इसी वजह से भारतवर्ष की गाड़ी अपनी पटरी पर नहीं आ पा रही है, क्योंकि इंजन और कुछ डिब्बे अलग पटरी पे हैं और बहुत सारे डिब्बे अलग पटरी पे हैं। इसी से हर तरह की परेशानी आ रही है, हर तरह का उपद्रव मच रहा है, हर तरह का अशांति का माहौल व्याप्त है। तो बहुत कुछ वजह है। आज सबको सोचने विचारने की आवश्यकता है। इस तरह से देश नहीं चलता है। देश एक शरीर की तरह है। देश एक परिवार की तरह है, जिसमें हर एक सदस्य को अपने परिवार के प्रति स्नेह, प्रेम, स्वाभिमान और मर्यादा का ख्याल होना चाहिए। तभी एक घर मर्यादित रूप से चल सकता है। ये हमारा आपका शरीर है, इसमें कान है, नाक है, आंख है, मुंह है, त्वचा है, हाथ है, पैर है। इस तरह से 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, ये 11 तत्वों की सत्ता हमारे शरीर में सक्रिय है। वैसे तो 13 है। बुद्धि और आत्मा की
मैंने बात ही नहीं किया है, क्योंकि बुद्धि और आत्मा की बात यहाँ करना उचित नहीं है। क्योंकि अब ये 11 के 11 सदस्य अपने अपने स्थान पर क्रियाशील रहते हैं, सतर्क रहते हैं, तो ही तो एक शरीर चुस्त दुरुस्त होकर के कर्म क्षेत्र में फाइट कर पाता है। अगर इन 11 सदस्यों में, 11 तत्वों में 2-4 ही प्रयास करें और बाकी रिकामी बन करके पड़े रहें, तो क्या ये शरीर स्वस्थ रह करके कर्म क्षेत्र में एक योद्धा की भूमिका निभा पाएगा? तो ठीक उसी तरह का माहौल आज भारतवर्ष में भी है। तो ये विकृति जो आई है, वो विकृति हमको और आपको मिटाना ही होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये विकृति पसंद आ चुकी है और वो इसी विकृति भाव में ही जीविकोपार्जन करना उचित समझ रहे हैं। वो गुलामी की मानसिकता में रह करके ही लड्डू खाते रहना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास उसी गुण का हुनर है। वो सज्जन बन नहीं सकते, सन्मार्ग पर चल नहीं सकते, राष्ट्र प्रेम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो दुर्लभ के शिकार बन चुके हैं। ऐसे रिकामी हुए लोगों को किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है कि ये लोग भी राष्ट्र का हित कर सकते हैं। इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। ये होता है ना कि जैसे किसी व्यक्ति को जब किसी अंग में लकवा मार देता है तो वो अंग काम नहीं करता, वो अंग अपाहिज हो जाता है। ठीक उसी तरह से ये लोग भारत को अपाहिज बना करके साबित करना चाह रहे हैं और उसी तरफ पैर को खींच करके पुनः स्वाभिमान की जिंदगी से हट करके पुनः उसी गुलामी की मानसिकता में जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः अनुचित है। और कुछ लाख लोग 140 करोड़ लोगों पर राज करें, ये उनकी मानसिकता है। ये ग्रुप लाख लोगों का ग्रुप है। ये ग्रुप लाख लोग हैं जो 140 करोड़ लोगों का शोषण कर रहे हैं और 140 करोड़ लोगों का मान सम्मान गर्त में मिलाकर के रखे हुए हैं। इन्हीं 1 लाख राष्ट्रद्रोहियों को दरकिरार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लकवा मारे हुए अंग की स्थिति में पहुंच चुके हैं। इसलिए इनके चंगुल से राष्ट्र को निकाल करके एक नई दशा दिशा देना आवश्यक बन गया है। तो आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, स्वयं भारतवर्ष की एक इकाई हो। जितना हक हमारा है, जितना हक आपका है, उतना ही हक एक सूबे के प्रधानमंत्री का है, उतना ही हक देश के प्रधानमंत्री का है, उतना ही हक देश के राष्ट्रपति का है। अंततः हर कोई एक राष्ट्र के नागरिक ही है।
किसी का अधिकार कम और ज्यादा नहीं है। कोई अपने अधिकारों का सदुपयोग न करके उसका दुरुपयोग करके किसी को किसी तरह की क्षति पहुंचा दे, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा उसके द्वारा किया गया नैतिकता नहीं, अनैतिकतामय कृत्य होगा। अगर प्रजा ने किसी को सांसद चुन करके भेजा है तो वो सांसद प्रजा का सेवक है, प्रजा की समस्याओं को हल करने के लिए वहां भेजा गया है। वहां जाकर के वो प्रजा का राजा नहीं बन गया है, प्रजा का सेवक है। वास्तविकता ये है किसी दल का अगर कोई मुख्यमंत्री चुन करके भेजा गया है तो उस प्रदेश का वो मुख्य सेवक है, न कि वो प्रजा का शासक है। उसे ये भाव याद रखना चाहिए। जो भी आगे गया है उसे प्रजा ने ही आगे भेजा है, तो प्रजा को तुच्छ मत समझो। प्रजा ही वो शक्ति है जो तुम्हें आज राजा बनने का अधिकार प्रदान की है। इस छोटी सी सच्चाई को जो याद रखेगा वो कभी पथभ्रष्ट नहीं होगा, वो कभी अनैतिकता पर कदम नहीं बढ़ाएगा, वो सदैव राष्ट्र का मंगल करने के लिए पहरेदारी में सदैव तत्पर रहेगा और वही सच्चा शासक साबित भी होगा। लेकिन चुन करके जाने के बाद जो स्वयं को शहंशाह समझते हुए अधर्म, अनीति, अत्याचार, प्रजा को लड़ाने का, प्रजा में वैमनस्य भाव पैदा करने का प्रयास करेगा, वो कभी आदर्श नेता साबित नहीं हो सकता है। आज नहीं तो कल उसे अपने किए की सजा अवश्य भुगतना पड़ेगा। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और मैं कोई कानूनविद नहीं हूं और न ही देश की राजनीति में कोई रुचि है, लेकिन देश की स्थिति को देखते हुए जो कुछ हमारे विचार से उचित लगा वो चीज मैं बयां किया। इसमें अगर हमारे द्वारा कुछ ऐसे शब्द भी कहे गए हैं जो अनुचित दर्शाए जा सकते हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं एक प्रजा की एक इकाई हूं, इसी भारतवर्ष का एक निवासी हूं और देश में जिस तरह की विचारधाराएं, उपद्रव, अशांति, उद्वेग लोगों के प्रजा को प्रभावित कर रहे हैं, तो जो हमारे हिसाब से उचित समझा जाएगा वही हमारे द्वारा व्यक्त किया जाएगा। जिस तरह से 70 सालों तक शासक का अनुभव न होने की वजह से भारत शासक विहीन रहा, भारत में चाटुकारिता का साम्राज्य स्थापित होकर के चलता रहा, तो
मैं तो एक आम नागरिक हूं। मेरी जो धारणा है उसे व्यक्त करने का हमारे पास अधिकार है। हमारी निगाह से जो उचित अनुचित दिखेगा उसे मैं बयां कर सकता हूं। उसमें किसी तरह की कोई दखल अंदाजी नहीं की जा सकती। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, सुनिए, समझिए और जागरूक इंसान बनकर के जीविकोपार्जन करने का प्रयास करिए। सोते हुए जीविकोपार्जन मत करिए। जीवन का सार सच्चाई है। नैतिकता को कभी बड़ी से बड़ी क्षति होने के बावजूद भी नैतिकता को कभी त्यागना मत, क्योंकि नैतिकता ही जीवन का सार तत्व है। जिस दिन आप अनैतिकता के ऊपर, अधर्म अनीति के ऊपर अपना कदम बढ़ा दोगे, उसी दिन से आपका अधःपतन, आपकी मानवता का अधःपतन होना प्रारंभ हो जाएगा और आप ऊपर उठने की बजाय नीचे गिरना चालू कर देंगे। और नीचे गिरने के लिए आप इस संसार में नहीं आए हो। इस संसार में मानवता के मार्ग पर नैतिकता को धारण करके, सात्विकता को धारण करके, एक सज्जन के रूप में अपने आप को प्रयुक्त करके जीवन की उस ऊंचाई तक पहुंचना है जिस ऊंचाई पर पहुंच करके हर व्यक्ति स्वयं में स्वयं पूर्ण बन जाता है। तो आपको इस संसार में पूर्णता प्राप्त करने के लिए तत्पर रहना है। यही हमारा आपसे आखिरी निवेदन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय श्री राम।